नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम दुबे और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। अब मेरे साथ देखिए राजधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने पेश किया बजट। टैक्स में रियायत के साथ युवाओं के लिए खोला पिटारा। सोना चांदी हुआ सस्ता, सभी ने कहा बजट बहुत अच्छा। विधानसभा में बिजली कटौती, अमानक खाद बीज को लेकर कांग्रेस का हंगामा। कांग्रेस विधायक हुए निलंबित। निलंबन वापस होने पर सदन की कार्यवाही हुई शुरू। कांग्रेस ने विधानसभा में जल जीवन मिशन में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर विभाग मंत्री को घेरा। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। मंत्री ने कार्रवाई का दिलाया भरोसा। झोला छाप डॉक्टरों को लेकर जिला प्रशासन की चल रही मुहिम। कैसे करें इनकी पहचान, जाने मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी से। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और खबरें अब विस्तार से। केंद्र सरकार ने मंगलवार को देश का आम बजट प्रस्तुत किया। इस दौरान केंद्र सरकार का पूरा फोकस इस बार मध्यम वर्ग में था। यही वजह रहा कि हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की कोशिश इस बजट में रही। खासतौर पर बजट में महिलाओं, युवाओं के साथ आम जनता से जुड़ी चीजों पर फोकस कर बजट को प्रस्तुत किया गया है। नए टैक्स स्लैब में जहां छूट के प्रतिशत को बढ़ाया गया है, तो वहीं युवाओं के दृष्टिकोण से अब इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कोशिश की गई है। इसके अलावा हर साल 1 करोड़ नौकरी के साथ ही MSME के ऋण में बढ़ोतरी की गई है, जिससे छोटे उद्योगों को बढ़ाने में मदद मिल सके। जाहिर तौर पर इस बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखकर जिस तरह से घोषणाएं हुई है, उसे उम्मीद है कि आने वाले समय में व्यापार के साथ बाजार में भी रौनक वापस लौटेगी और GDP में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को भी इस बजट में बहुत कुछ देने की कोशिश हुई है। तो वहीं रेलवे में भी बजट में खास प्रावधान किया गया है, जिससे आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर किया जाएगा। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। देश की जनता को, युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को बजट का बेसब्री से इंतजार होता है, पर यह बजट नरेंद्र मोदी के पूर्वत बजट के साथ निराशा, हताशा और युवाओं को हतोत्साहित करने वाला बजट है। बजट को अपन जब देखते हैं, उसका पूरा आकलन करते हैं, तो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। किसान की आय इन्होंने कहा था कि 2022 तक दुगनी करेंगे, पर MSP में ही रुक के इनकी सरकार, इनका जो बजट है रुक गया। युवाओं की बात है, जो रोजगार की बात कर रहे हैं लगातार, इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट की बात। ये देखिए, पिछले बार ही जब सरकार ने नया रिजिम लेकर आया था, तभी नए रिजिम की बहुत चर्चाएं हो रही थी, लोग बहुत उत्सुक थे। और इस बार इस उत्साह को सरकार ने और दुगना कर दिया है। पहले 2.5 लाख तक की छूट मिलती थी, उस छूट को सरकार ने बढ़ा के 3 लाख कर दिया है। पहले 5 लाख के इनकम में 5% लगता था, उसको 5 लाख से 6 लाख कर दिया है। 7.5 में 10% लगने लग जाता था, उसको 9 लाख कर दिया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो छोटे और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब अगर आपके घर में मान लीजिए 5 लोग हैं कमाने वाले और सबकी आय 7.5 लाख पहले हुआ करती थी, तो जितनी 7.5 लाख में पहले टैक्स लगती थी, अब मोटा मोटी मान के चलिए 9 लाख तक की आय में उतनी टैक्स लगेगी। ये बहुत ही अच्छा राहत देने वाला बजट है। जैसा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, इस बजट में हमने देखा कि किसानों के लिए विशेष प्रावधान है। 1,52,000 लाख करोड़ रुपए का किसानों के लिए बजट में प्रावधान किया है। 3 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है महिलाओं और युवतियों को प्रशिक्षित करने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए बजट में हर क्षेत्र में विकसित भारत की ओर ध्यान दिया गया है। व्यापारी, उद्योगपति, महिलाएं सहित आभूषण से जुड़े क्षेत्र में खास तौर पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश हुई है।
यही वजह है कि बजट में इस बार एमएसएमई में, जहां एमएसएमई के क्षेत्र में बढ़ाने की एक और कोशिश हुई है, लिहाजा मुद्रा ऋण में सरकार ने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। इसके अलावा आभूषण में भी 6% की कस्टम ड्यूटी कम करने के से आज चांदी से में जहां 6,000 की गिरावट हुई है, तो वहीं सोने में भी 2,500 से 3,000 की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा व्यापार जगत में भी बजट पर तो कुछ खास असर नहीं दिखा, लेकिन व्यापारी मानते हैं कि इससे काफी कुछ व्यवस्था सुधारने की उम्मीद है। जाहिर तौर पर यह बजट सर्वांगीण विकास करने वाला माना जा रहा है, लेकिन सब अपने अपने दावे में है और सब बजट पर अपने अपने विचार रख रहे हैं। बजट आया, एक उम्मीद थी कि जिस हिसाब से जीएसटी की सीमा 28% तक की है, तो इनकम टैक्स में कुछ भारी छूट मिलेगी। 3 लाख रुपए कर दिया गया बजट में, जिसका प्रावधान 3 लाख रुपए तक की आय तक का जो आयकर है वो मुक्त कर दिया गया है, और 3 से 5 लाख में 5%, 7 लाख तक में 10%, और उसके बाद फिर 15, और 15 लाख से ऊपर में 20% का टैक्स रखा है, 20 लाख से ऊपर में 30% का रखा गया है। तो ऐसा जो सोचा जा रहा था कि बहुत कुछ मिल जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि इस बार गठबंधन की सरकार है। पूर्व में जो बीसीडी, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी, और एआईसीडीसी जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो इस पे गोल्ड पे था, वो बहुत पुरानी मांग है हमारी सराफा एसोसिएशन के द्वारा, अखिल भारतीय सराफा एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के द्वारा। तो सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए जो कम किया है, निश्चित इसका बहुत लाभ होगा। 5% बीसीडी में और 1% एग्रीकल्चर सेस में, एआईसीडी में जो कम हुआ है, इससे 6% की ड्यूटी का जो फ़र्क आया है, उससे भाव में काफ़ी फ़र्क आया है। आज ही सोना 2 से 2,500 रुपये कम हुआ है, जिसमें बाजार में आकर्षण पैदा होगा। निश्चित रूप से आज सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट आई है, उसमें मेरे नज़र में मैं देखता हूँ तो खास करके जो हमारे कृषक वर्ग के लोग हैं, जो हमारे देश में 70% लोग इस पर निर्भर रहते हैं, उसको विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। दूसरा जो है, कृषक के साथ साथ जो है उच्च शिक्षा पर एक तरीके से भी कहा जाए, उस पर भी ध्यान दिया गया है, इसलिए कि जो मध्यम वर्ग के जो उद्योग धंधे संचालित करने वाले हैं, तो वो उनको कहा गया करीबन 500 जो है, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या उसी प्रकार के अच्छे उद्योग धंधा जो संचालित करते हैं, टॉप 500 जो है कंपनियां हैं। क्षेत्र के लिए बेहतरीन बजट है, एमएसएमई सेक्टर के लिए तो और बढ़िया है। हमारी मांग थी कि मुद्रा लोन योजना को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया जाए। हमें प्रसन्नता है कि वो मंजूर हो गया है। इसके अलावा 100 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। अगर 100 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आते हैं तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में भी 1-2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि बिलासपुर में भी संभावनाओं को देखते हुए एक कॉरिडोर की घोषणा होगी। हम उसके लिए, हमारा जो संघ उसके लिए यथासंभव प्रयास करेगा। विधानसभा में आज प्रदेश में चल रहे जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का मामला जोर शोर से उठा। सत्ता पक्ष के विधायकों ने विभागीय मंत्री अरुण साव को जमकर घेरते हुए इस योजना के अधिकारियों की मिलीभगत से घोटाले का आरोप भी लगाया। पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। नगरीय प्रशासन मंत्री ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा सदन को दिलाया। प्रश्नकाल के दौरान आज सदन में भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने ये मामला उठाते हुए कहा है कि जल जीवन मिशन के कार्य अभी भी कई स्थानों पर पूर्ण नहीं हुए हैं। जहां पर पूरा भी हुआ है, वहां पर नलों में पानी नहीं आ रहा है। इसके बाद भी अधिकारियों ने ठेकेदारों को पूरा भुगतान कर दिया है। इनमें ठेकेदार और अधिकारियों की पूरी मिलीभगत है और आम जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे दोषी अधिकारियों पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी? भाजपा के ही धर्मजीत सिंह और विपक्ष की संगीता सिन्हा ने अपने विधानसभा में जो है इस योजना में गड़बड़ी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मंत्री से कार्रवाई की मांग की है। विभागीय मंत्री अरुण साव ने सदन में स्वीकार किया है कि इस योजना में गड़बड़ी हुई है, जिसके लिए 9 दोषी अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। जहां भी नियम के विरुद्ध में कार्य होगा, वहां पर दोषी अधिकारी हो या फिर ठेकेदार, उन पर कार्रवाई कर जल्द ही हर घर में जल जीवन मिशन का पानी राज्य सरकार पहुंचाएगी। विधानसभा में आज बिजली कटौती और किसानों को मिलने वाले खाद बीज का मामला गूंजा है। विपक्ष ने इस बार स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग भी, परंतु स्पीकर ने इसे स्वीकार कर दिया। इससे नाराज होकर कांग्रेस विधायक गर्भगृह में घुसकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।
सदन के नियमानुसार कांग्रेस के सभी सदस्य निलंबित हो गए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही भोजन अवकाश तक स्थगित करने की घोषणा कर दी। प्रदेश में लगातार हो रही बिजली कटौती और सहकारी समितियों में अमानक खाद बीज की आपूर्ति को लेकर आज कांग्रेस सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग की। विपक्ष के सदस्य भूपेश बघेल, उमेश पटेल, द्वारकाधीश यादव, संगीता सिन्हा, राघवेंद्र सिंह समेत अन्य सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती हो रही है, जिससे खेती कार्य प्रभावित हो रहा है। वही सहकारी समितियों में घटिया खाद बीज की आपूर्ति की जा रही है, जिससे किसानों की फसल खराब हो रही है। 10% बीज भी अंकुरित नहीं हो रहा है। कई गांवों में 20 से 26 घंटे तक बिजली गायब रहती है। सोसाइटी से नकली बीज सप्लाई हो रही है। ऐसे में पूरे प्रदेश के किसान परेशान हैं। इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने की मांग विपक्ष ने की है। आसंदी के निर्देश पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब देते हुए कहा कि कहीं भी खाद बीज की कमी नहीं है और घटिया सामग्री वितरण की शिकायत भी नहीं मिल रही है। प्रदेश में पर्याप्त खाद उपलब्ध है। आज शून्यकाल के माध्यम से विपक्ष के द्वारा प्रदेश में खाद बीज की कमी को लेकर के और अवर्षा की स्थिति, बिजली कटौती, इन सभी मुद्दों को लेकर के एक राजनीतिक दृष्टि से स्थगन प्रस्ताव लाया गया था। उसमें सभी माननीय सदस्यों का हमने उनका सुना, विचार सुना और शासन का उत्तर हमने सकारात्मक रूप से जो हो सकता है हमने दिया है। मैं आज दावे के साथ ये कह सकता हूँ और सही जानकारी के आधार पर मैं ये कहूँगा कि प्रदेश में कहीं भी खाद बीज की कमी नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ जगहों में वर्षा की कमी है, तो इसलिए वहाँ खाद बीज का उठाव कम हुआ है। विभागीय मंत्री के जवाब के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया, जिससे नाराज होकर कांग्रेस विधायक गर्भगृह में घुसकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। इस पर नियमानुसार कांग्रेस के सभी सदस्य स्वमेव निलंबित हो गए। इसके बाद स्पीकर ने सदन आगे चलाना चाहा, परंतु विपक्ष का सदन में हंगामा जारी रहा, जिसे देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक स्थगित करने की घोषणा की। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर फिर से शुरू हुई तो आसंदी पर बैठे सभापति धर्मजीत सिंह ने निलंबित सदस्यों का निलंबन वापस लेकर सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ ग्रैंड न्यूज पर। डीपी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर का सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय है। बिलासपुर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में ये सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि हमको नेक में 2 बार ए ग्रेड प्राप्त हुआ है और अभी ये ऑटोनॉमस का दर्जा हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर शिक्षा के दृष्टिकोण से, लाइब्रेरी के दृष्टिकोण से और स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से एनसीसी विशेष ये सबसे अच्छा, सर्वाधिक अच्छा महाविद्यालय है। यहाँ साइनेक्स मिलेनियम का आयोजन लगातार 20 वर्षों से हो रहा है, जिसमें 15 मॉडल को पेटेंट किया जा चुका है और 5 अभी पेटेंट के दौर में है और सभी क्लास में स्मार्ट क्लास है और मेरिट की सूची में हमारे महाविद्यालय में से सर्वाधिक बच्चे मेरिट में रहते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यहाँ लगभग 5000 बच्चे रेगुलर प्रवेश लिए हैं और 5000 प्राइवेट बच्चे परीक्षा देते हैं और यहाँ पर समृद्ध लाइब्रेरी है, समृद्ध प्रयोगशाला है और अभी और 7 नए विषय हमको स्वीकृत हुआ है, जिसमें बीपीएड है, बीलीव है और बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी है और एमएसडब्ल्यू है और संस्कृत यूजी में और बहुत सारे हमारे क्लास के लिए स्वीकृति मिला है। और हम पढ़ाई में कमज़ोर जो छात्र उसके लिए अतिरिक्त क्लास लगाते हैं। जो दूर दराज से आए हुए पिछड़े क्षेत्र से जो बच्चे हैं उनके फीस में हम छूट भी देते हैं और हमारे महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के लगभग 25 से 30 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है, जो या तो खेल के क्षेत्र में अच्छा हो बच्चा या पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा जिसका प्रदर्शन हो।
हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं और हमारी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 पुस्तकें हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक लाइब्रेरी खुली रहती है, जिसमें निःशुल्क हमारे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। संगीत है, कराटे है और योग की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और जितने बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होना चाहिए, हमारे एलुमनी के विद्यार्थी हमारा साथ देते हैं और उनके सहयोग से महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है। उत्कृष्ट यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और हर साल हम मोटिवेट करने के लिए बच्चों को अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाते हैं। जैसे लगातार हमने कुमार विश्वास जी को बुलाया, सुरेंद्र दुबे जी को बुलाए, मीर अली मीर जी को बुलाए और पहले से ही विमल मित्र जी आए थे, हरिवंश राय बच्चन आए थे, यज्ञ जी आ गए हैं, महादेव वर्मा जी यहाँ पर आ गए हैं, शिवमंगल से सुमन आ गए हैं, विद्या निवास मिश्र जी आ गए हैं। तो हमारा उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और कौशल उन्नयन के लिए भी हम अलग अलग क्लास लगाते हैं। हम वैल्यू एडेड कोर्स भी चला रहे हैं और इस साल हम लोग नई शिक्षा नीति के लिए जो सरकार का प्रॉस्पेक्टस है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 4 ग्रुप है, कोर ग्रुप है, जेनेरिक ग्रुप है, वैल्यू एडेड ग्रुप है और स्किल डेवलपमेंट ग्रुप है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। धरसींवा विधायक अनुज शर्मा ने आज प्रश्नकाल में सिलतरा में संचालित उद्योगों में श्रमिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि यहां 108 खतरनाक उद्योग है जहां कार्यरत श्रमिकों को कई गंभीर बीमारियां हो रही है। वर्ष 2022 से 24 तक किसी भी उद्योग में स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाया गया है। ऐसे उद्योगपतियों पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी? उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने सदन को आश्वस्त किया है कि जल्द ही सभी खतरनाक उद्योगों की जांच कराकर स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाने वालों उद्योगों पर कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में बहुत दिनों से चर्म रोग को लेकर, श्वास की बीमारियों को लेकर, आँखों की बीमारियों को लेकर और कैंसर जैसी बीमारियों को लेकर ज़्यादा शिकायतें आ रही थी और इस बात पर केंद्रित मैंने सवाल पूछा था। वहाँ के जो मजदूर हमारे काम करते हैं उद्योगों में, उनके स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर मैंने सवाल पूछा था कि उनके स्वास्थ्य परीक्षण में उद्योगों की तरफ से किस तरह से लापरवाही हो रही है। तो उसका जवाब मुझे आया और मंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वो इसकी समुचित जांच कराकर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो मेरे पास जो जवाब में जो उत्तर आए थे उससे मैं संतुष्ट नहीं था। तो उस पर मैंने अपनी बातें रखी हैं कि वहाँ पर मजदूरों के स्वास्थ्य से कोई समझौता ना किया जाए और जो इस तरह की शिकायतें लगातार बढ़ रही, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है और कहीं ना कहीं श्रम विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो उतना सख्त रवैया नहीं अपना रहे हैं, जिसका खामियाजा मजदूरों के स्वास्थ्य से हमें उठाना पड़ रहा है। तो मैंने इसके लिए आग्रह किया है, तो मंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि वो इस पर समुचित कार्रवाई करेंगे। सिलतरा में जो उद्योग है, उद्योग के माध्यम से स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराया जाता है, जिसमें माननीय विधायक अनुज शर्मा जी ने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था और क्वेश्चन में उन्होंने पूछ रहा था पूरा सिलतरा क्षेत्र का, जबकि फेस 1 का क्वेश्चन लगाया गया था। फेस 1 का बताया गया उनको 6 उद्योगों ने स्वास्थ्य प्रशिक्षण नहीं कराया गया है, जिसको श्रम न्यायालय में वाद दायर किया गया है और श्रम न्यायालय से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और मैंने कहा भी है कि अगर और ऐसे कोई आपके जानकारी में हो उसको बता देंगे तो उसको हम लोग जांच करा देंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रधानमंत्री आवास की गूंज सुनाई दी। विपक्ष ने वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में बनने वाले पीएम आवास की जानकारी सदन में मांगी। इसके साथ ही शहरी गरीबों को पट्टा वितरण पर भी विभागीय मंत्री सवालों से घिरे रहे।
नगरीय प्रशासन मंत्री ने बताया कि इस समय प्रदेश में 19,906 पीएम आवास का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। प्रश्नकाल में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह मामला उठाते हुए सरकार से पूछा है कि सरकार के विज्ञापन में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का जिक्र किया गया है, उसमें क्या शहरी क्षेत्र के मकान भी शामिल हैं? पिछले 8 माह में कितने पीएम आवास स्वीकृत हुए हैं? शहर में कितने कच्चे मकान हैं? क्या उनके डीपीआर केंद्र सरकार को भेजे गए हैं? ऐसे मकान मालिकों को सरकार क्या पट्टा देगी? इसके साथ ही विपक्ष के सदस्यों ने यह भी जानना चाहा है कि वर्तमान में पीएम आवास की लागत बढ़ गई है, क्या सरकार इसकी राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है? जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बताया है कि विज्ञापन में बताए गए 18 लाख पीएम आवास में शहरी क्षेत्र भी शामिल है। केंद्र सरकार को 19,906 आवास का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति अभी नहीं मिली है। पिछले 8 माह में जो है कोई भी पीएम आवास स्वीकृत नहीं हुई है। पीएम आवास के मापदंड का पालन करने वाले हितग्राहियों को पट्टा देने पर सरकार विचार करेगी। जरूरत पड़ने पर पीएम आवास की लागत बढ़ाने की जानकारी विभागीय मंत्री ने सदन में दी है। प्रधानमंत्री आवास के बारे में प्रश्न पूछा तो डिप्टी सीएम अरुण साव जी के जवाब बिल्कुल ही असंतोषप्रद रहा। एक तरफ दावा करते हैं 18 लाख आवास देने के बाद, तो उन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया कि शहरी क्षेत्र में एक भी आवास योजना स्वीकृत नहीं है। दूसरी बात, मैंने उससे पूछा कि डीपीआर जो भेजे हैं कितना भेजे हैं, तो उन्होंने कहा कि 19,600 का आसपास आंकड़े बताए जो हमारी सरकार के समय भेजा गया था, लेकिन उसमें से भारत सरकार से एक भी स्वीकृत होकर नहीं आया है। तीसरी बात, मैंने पूछा कि जो पट्टाधारी हैं या जो कच्चे मकान हैं उसका डीपीआर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, जो पट्टा वितरण अधूरा रह गया है उसको करेंगे कि नहीं करेंगे, उस मामले में मंत्री जी गोलमोल जवाब दिए हैं। आखिरी सवाल मैंने पूछा कि ये डीपीआर बनता है जो हितग्राहियों को जो पैसा मिलता है, 2015 में जो डीपीआर बना था उसके हिसाब से आज 2024 है, 9 साल बीत गए। सब चाहे वो गिट्टी हो, सीमेंट हो, ईटा हो, छड़ हो, चाहे मजदूरी हो, सब की कीमत दुगुना हो गया है। तो ऐसे में आप इसके सुधार करेंगे कि नहीं करेंगे, इस मामले में भी उन्होंने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। जिले में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से हुए मौत के मामले में पूरे स्वास्थ्य विभाग को हिलाकर रख दिया है। अब बात यह सामने आती है कि ग्रामीण अंचल के लोग इन झोला छाप डॉक्टरों की पहचान करें भी तो कैसे। इस बात की जानकारी बिलासपुर सीएमएचओ डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव ने खास बातचीत में कही। अभी सभी ब्लॉक में कार्रवाई हुई है। कलेक्टर साहब के निर्देशन में एसडीएम लोगों ने कार्रवाई की है। इस पर विधानसभा प्रश्न भी एक हो चुका है पूरे प्रदेश के लिए। तो ये कार्रवाई अभी कम से कम 45 लोगों से ऊपर ज़्यादा लोगों पे हो जाके तीनों ब्लॉक में हुई, चारों ब्लॉक में हुई है और ये कार्रवाई अभी आगे भी जारी रहेगी। कहना सही है कि जब ये चीज़ें जानकारी में है कि झोला छाप लोगों के इलाज से जान को जोखिम हो रहा है, तो इस मामले में जो है प्रशासन सक्रिय हो गया और इन पर कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं। और झोला छाप डॉक्टरों की निश्चित संख्या तो मालूम नहीं, लेकिन हर ब्लॉक में कम से कम 100-150 के आसपास जो है झोला छाप डॉक्टर भी मौजूद है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ ग्रैंड न्यूज़ पर। डीपी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर का सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय है। बिलासपुर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में ये सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि हमको नेक में 2 बार A ग्रेड प्राप्त हुआ है और अभी ये ऑटोनॉमस का दर्जा हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर शिक्षा के दृष्टिकोण से, लाइब्रेरी की दृष्टिकोण से और स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से NCC यूनिसेस ये सबसे अच्छा, सर्वाधिक अच्छा महाविद्यालय है। यहाँ साइनेक्स मिलेनियम का आयोजन लगातार 20 वर्षों से हो रहा है, जिसमें 15 मॉडल को पेटेंट किया जा चुका है और 5 अभी पेटेंट के दौर में है। और सभी क्लास में स्मार्ट क्लास है और मेरिट की सूची में हमारे महाविद्यालय में से
सर्वाधिक बच्चे मेरिट में रहते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यहाँ लगभग 5000 बच्चे रेगुलर प्रवेश लिए हैं और 5000 प्राइवेट बच्चे परीक्षा देते हैं। और यहाँ पर समृद्ध लाइब्रेरी है, समृद्ध प्रयोगशाला है और अभी और 7 नए विषय हमको स्वीकृत हुआ है, जिसमें BPEd है, B.Liv है और बायोटेक्नोलॉजी में MSc है और MSW है और संस्कृत में UG में और बहुत सारे हमारे क्लास के लिए स्वीकृति मिला है। और हम पढ़ाई में कमज़ोर जो छात्र उसके लिए अतिरिक्त क्लास लगाते हैं। जो दूर दराज से आए हुए पिछड़े क्षेत्र से जो बच्चे हैं उनके फीस में हम छूट भी देते हैं। और हमारे महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के लगभग 25 से 30 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है, जो या तो खेल के क्षेत्र में अच्छा हो बच्चा या पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा जिसका प्रदर्शन हो, हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। और हमारी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 पुस्तकें हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक लाइब्रेरी खुली रहती है, जिसमें निःशुल्क हमारे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। संगीत है, कराटे है और योग की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और जितने बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होना चाहिए, हमारे एलुमनी के विद्यार्थी हमारा साथ देते हैं और उनके सहयोग से महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है। उत्कृष्ट यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और हर साल हम मोटिवेट करने के लिए बच्चों को अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाते हैं। जैसे लगातार हमने कुमार विश्वास जी को बुलाया, सुरेंद्र दुबे जी को बुलाए, मीर अली मीर जी को बुलाए और पहले से ही विमल मित्र जी आए थे, हरिवंश राय बच्चन आए थे, यज्ञ जी आ गए हैं, महादेव वर्मा जी यहाँ पर आ गए हैं, सुमंगल सिंह सुमन आ गए हैं, विद्या निवास मिश्र जी आ गए हैं। तो हमारा उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और कौशल उन्नयन के लिए भी हम अलग अलग क्लास लगाते हैं। हम वैल्यू एडेड कोर्स भी चला रहे हैं और इस साल हम लोग नई शिक्षा नीति के लिए जो सरकार का प्रॉस्पेक्टस है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 4 ग्रुप है, कोर ग्रुप है, जेनेरिक ग्रुप है, वैल्यू एडेड ग्रुप है और स्किल डेवलपमेंट ग्रुप है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बिलासपुर इंदिरा सेतु से पुराने पुल के बीच बने नए रिवर व्यू पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकली डॉक्टर से चैन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। डॉक्टर ने घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में की। इस पर पुलिस ने चैन स्नैचिंग करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। तिलक नगर में रहने वाली डॉक्टर मेघा दाभड़कर ने चैन स्नैचिंग की शिकायत की है। डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि वे प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती है। मंगलवार की सुबह जब वे अपने घर से निकलकर इंदिरा सेतु तक पहुंची, वहां से पुराने पुल तक बने एक रिवर व्यू पर पैदल टहल रही थी। इसी दौरान इंदिरा सेतु की ओर से एक बाइक सवार ने मिक्सर प्लांट के पास उनके गले से सोने का मंगलसूत्र छीन लिया, जिसके बाद तेजी से बाइक चलाते हुए आरोपी भाग निकला। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना डायल 112 पर की। इस पर 112 की टीम मौके पर पहुंची और जवानों ने बाइक सवार के आसपास तलाशी भी की, लेकिन चैन स्नैचिंग करने वाला आरोपी फरार निकला। सिविल लाइन थाने में शिकायत होने के बाद सभी आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल लुटेरों की जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस लुटेरों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। सिविल लाइन क्षेत्र में रिवर व्यू के पास जो है सुबह सुबह एक महिला के साथ स्नैचिंग की घटना हुई है, जिसमें जो है सिविल लाइन में अपराध दर्ज किया गया है और उसका सीसीटीवी फुटेज अभी देख रहे हैं। उसके आधार पर पहचान की कोशिश की जा रही है और इसके लिए सभी को अलर्ट भी किया गया है। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर बिलासपुर जिले के राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी की टीम ने मिलकर मंगलवार की सुबह से ही शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण अंचल तक स्थित शासकीय एवं निजी बैंकों की बारीकी से जांच की है। जहां भी कमियां पाई गई उस पर गंभीरता पूर्वक
ध्यान देकर तत्काल व्यवस्थित करने के दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिन एटीएम में पट्टी फंसाकर चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिस तरह से चोर ने एटीएम में जाकर दिन दहाड़े पट्टी फंसाकर क्रैक किया था, उसमें कहीं न कहीं बैंक प्रबंधन की लापरवाही साफ नजर आती है। शाम जो है एक बैंक में एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया था और वैसे भी रूटीन में चेकिंग कार्रवाई की जाती है सुबह बैंक की। आज विशेष अभियान चलाकर इसी पर्पज़ से जो है चेकिंग की जा रही है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। क्या हिदायतें दी जा रही सर बैंक में जो है जो अनावश्यक बैठे रहते हैं लोग, ऐसे लोगों को पहचान की जा रही है कि कोई संदिग्ध तो नहीं है पार्किंग एरिया में या बैंक के अंदर बिना काम के बैठे हैं और जो पैसे लेने आए हैं ऐसे ग्राहकों को जो है टारगेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। जिले में मलेरिया और डायरिया ने कोहराम मचा रखा है। अब तक स्वास्थ्य विभाग का अमला द्वारा इन पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका। जिले के रतनपुर क्षेत्र में डायरिया ने और कोटा क्षेत्र में मलेरिया ने अपना पांव पसार रखा है। कोटा में मलेरिया के नए मरीज मिल रहे तो वहीं रतनपुर में डायरिया के भी नए मरीज मिलने की बात सामने आई है। बिलासपुर सीएमएचओ प्रभात श्रीवास्तव ने बताया कि कोटा और रतनपुर में मलेरिया और डायरिया के मरीज मिलने की बात, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अब तक कोटा में मलेरिया के 42 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसमें कुछ का इलाज सिम्स में होने का बताया और कुछ ओपीडी की सेवा ले रहे हैं। रतनपुर में डायरिया के नए 18 मरीज मिले हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 अतिरिक्त बिस्तर बढ़ाए गए हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव ने आगे यह भी बताया कि जिले के प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को रखने के लिए बात की जा रही है। मलेरिया और डायरिया अभी हमारे ज़िले में तो फैला हुआ है। ये कोटा क्षेत्र का रतनपुर के आसपास के जो गांव है वहाँ से अभी भी डायरिया के केसेस मिल रहे हैं। सौभाग्य से अभी किसी की मौत की जानकारी तो नहीं हुई है, मौत हुई भी नहीं है। और कोटा के जो वनांचल क्षेत्र हैं वहाँ से मलेरिया के मरीज भी अभी तक आ रहे हैं। अब तक 42 मरीज मलेरिया के केस की जानकारी हो चुकी है। कुछ का इलाज सिम्स में चल रहा है और कुछ वहां पर ओपीडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मंगलवार से द्वितीय अवसर की परीक्षाएं शुरू हो गई है। इस सत्र से माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विद्यार्थियों को सप्लीमेंट्री परीक्षा को खत्म करते हुए द्वितीय स्तर के नाम से परीक्षा शुरू की है, जिसके तहत फेल विद्यार्थियों के साथ साथ अब वे विद्यार्थी बीच में शामिल हो सकेंगे जिन्होंने मुख्य परीक्षा में कम अंक पाए हैं। यह सभी विद्यार्थी अपने श्रेणी में सुधार करने के लिए परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। मंगलवार से शुरू हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा में पहला पेपर हिंदी का संपन्न हुआ, जिसके लिए जिले में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें लगभग 4000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। हालांकि हिंदी का पेपर सरल होने से विद्यार्थियों में चेहरे खुशी का माहौल सा छा गया था। अब विद्यार्थी अपने आगे की परीक्षा के लिए अग्रसर होंगे। 12 अगस्त तक चलने वाली इस परीक्षा के बाद जल्द से जल्द परिणाम की घोषणा की जाएगी, जिससे विद्यार्थी अपने आगे की शिक्षा की ओर बढ़ सकेंगे। आज हिंदी का पेपर था, 12वीं हिंदी था और द्वितीय अवसर में तो सबको मौका दिया गया है। जो सप्लीमेंट्री हैं उनको भी, जो पास हो गए हैं लेकिन अच्छा प्रतिशत लाना चाहते हैं उनको भी। टोटल 75 बच्चे दर्ज थे, जिसमें से 64 उपस्थित थे और 11 अनुपस्थित। बच्चों में बढ़िया रुझान है। बहुत बच्चों ने भरा है, बहुत ऐसे बच्चों ने भी भरा है जिनके परसेंट बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी भरा है। वो भी और ज़्यादा की उम्मीद में इसको भरे हैं और परीक्षा दे रहे हैं और शांतिपूर्वक परीक्षा दे रहे हैं, पढ़कर के परीक्षा दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो अब तक की थी ये तमाम खबरें। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी अगले बुलेटिन पर। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ पुरुषोत्तम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।